हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 5 नंबर टेस्ट होगा जो कि डेली टेस्ट विथ डिस्कशन है। इससे पहले 1 से 4 नंबर तक हो चुका था। तो चलिए आज 5 नंबर क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है सूर्य के। देखिए, एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। इसको थोड़ा सा समझिए। ये सन है, क्या है? सन है, मतलब सूरज है। ये हो गया सूरज, हो गया, ठीक है। और ये है पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी यानी हो गया अर्थ। देखिए, इसके बीच की दूरी होता है आपको 15 लाख करोड़ किलोमीटर। कितना होता है? 15 लाख करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है, इसके बीच की दूरी, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिए, ये तो पता ही होगा। दूसरी बात देखिए, कहता क्या, उपसौर और अपसौर जो होता है आपको पृथ्वी जब सूर्य के काफी नजदीक होता है तो उसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। देखिए, इसका दूरी कितना हो गया? 15 लाख किलोमीटर। लेकिन जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यहीं तक होगा, यहाँ तक हो गया आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 लाख किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ से पृथ्वी से लेके सूर्य से थोड़ा पहले, तो यहीं तक इसका दूरी अगर जब न्यूनतम हो, यानी 14 पॉइंट आपको 71 होता है। कितना? 14.71 लाख करोड़ किलोमीटर, ठीक है, लाख करोड़ किलोमीटर। देखिए, पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक हो, काफी नजदीक हो, इसको नजदीक कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? नजदीक कहते हैं। तो इसको आपको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? इसको उपसौर कहते हैं, उपसौर। और ये उपसौर जानते हैं 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को। इसका मतलब ये हो गया 3 जनवरी को जो है ना पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होते हैं। उसके बाद देखिए, एक होता है अपसौर। देखिए, अभी जस्ट हमने बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक यह डिस्टेंस हो गया 15 लाख करोड़ मीटर में, करोड़ किलोमीटर। लेकिन जब देखिए पृथ्वी सूर्य से काफी दूरी पर हो, मतलब यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, इतना क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा देखिए, ये हो गया 15 लाख किलोमीटर और ये एक्स्ट्रा हो जाता है आपको 0.21 लाख करोड़ किलोमीटर, लाख करोड़ किलोमीटर, ठीक ना, करोड़ किलोमीटर। तो इसका बीच का यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? पूरा डिस्टेंस बोलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको? 15.21 लाख करोड़ किलोमीटर, करोड़ लाख करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। देखिए, ये यानी क्या हो गया? पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर हो गया। अधिकतम दूरी को ही क्या कहता है? जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको क्या कहता है? अपसौर कहते हैं। क्या कहता है? बिल्कुल, उसको अपसौर कहते हैं। और अपसौर जानते हैं, यह 4 जुलाई को होता है। कब होता है? ये 4 जुलाई को होता है। याद रखेंगे, उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपसौर की बात कहा जाएगा तो पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर जब होंगे, कितना दूरी पर? 15 जुलाई को। इसका मतलब क्या हो गया? 4 जुलाई को जो है ना पृथ्वी सूर्य के काफी दूर पर होंगे, दूरी पर स्थित होंगे। और दूसरी बात हमने क्या बताया, इसका डिस्टेंस है 15 लाख किलोमीटर, सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस है 15 लाख किलोमीटर। लेकिन इसके काफी नजदीक होगा, 15 लाख किलोमीटर से नजदीक, यानी 14.71 पर याद रखना है, 14.71 पर। यानी पृथ्वी जब सूर्य के काफी नजदीक हो तो उसको उपसौर कहते हैं। उप मतलब होता है नजदीक और अप मतलब होता है अधिक। अप मतलब अधिक, उप मतलब कम। तो उपसौर मतलब क्या होगा? 14.71, 15 लाख किलोमीटर से कम था। यह कब होता है आपको? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होता है। इस बात को याद ध्यान रखेंगे। अपसौर पूछा जाता है, उपसौर ये कई बार पूछा जाता है। कब होता है? 3 जनवरी को और 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होता है, 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होता है। इस बात को याद रखेंगे। देखिए, मूल क्वेश्चन क्या था? मूल क्वेश्चन ये था कि उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है। अभी जस्ट हमने बताया कि उपसौर की स्थिति में बोला गया तो उपसौर मतलब कम, नजदीक। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी काफी सूर्य के नजदीक होता है। तो देखिए, ऑप्शन बी में दिया अत्यधिक पास होता है। बिल्कुल ये बात सही है, अत्यधिक पास होता है। तो ये कब होता है? तो आपको लिखना है 3 जनवरी को होता है। इसको भी याद रख लेंगे आप। यहीं पे अगर जहाँ क्वेश्चन रहता कि अपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है तो वहां पे क्या मारना था? अत्यधिक दूरी पर होते हैं, अत्यधिक दूरी पर होते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दे दिया है। यह 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को। इस सब बात को याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया, इसको थोड़ा सा, ये ग्रह का आपको कर्म है, ग्रह का कर्म है। सबसे पहले अभी हमने जस्ट बताया कि सबसे पहले आपको क्या होता है? यह सन है,
ये सन है यानी सूरज है, सूरज के सबसे नजदीक होता है बुध ग्रह। कौन सा? बुध ग्रह। उसके बाद होता है शुक्र ग्रह, तब होता है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए पृथ्वी जो है ना सूर्य का एक चक्कर लगाता है कितना दिन में? 365 दिन में, 365 दिन में लगाता है। वहीं देखिए आपको बुध, बुध जो है ना आपको 88 दिन में लगाता है। कब लगाता है? 88। ये नजदीक है तो सामान्य बात है कि यह जल्दी लगाएगा, ठीक है, यह जल्दी लगाएगा। उसके बाद देखिए और ये आपको शुक्र जो होता है ये 256 दिन में, कितना? 256 दिन में, 256 दिन में बुध हो गया 88 दिन, शुक्र हो गया 256 दिन और पृथ्वी हो गया 365। इस बात को याद रखना है। तो आइए 1 नंबर का तो आंसर निकल गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? देखिए महासागरीय मरुस्थल जो है ना यह आपको महासागरीय मरुस्थल बोलिए या फिर आपको इसको बोलिए सार्गेसो सागर। क्या बोलिए? महासागरीय मरुस्थल बोलिए या फिर सार्गेसो सागर बोलिए। ये अमेरिका का अंग है। किसका अंग है? ये अमेरिका का अंग है। सार्गेसो सागर या फिर महासागरीय मरुस्थल ये किसका अंग है? तो अमेरिका का अंग है। बिल्कुल ये अमेरिका का अंग है। उसके बाद देखिए यह सार्गेसो सागर या फिर महासागरीय मरुस्थल ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखिए ये बात तो सही है, अटलांटिक महासागर में। इसका आंसर निकल गया। ऑप्शन ए हो जाएगा अटलांटिक महासागर, महासागरीय मरुस्थल पूछा जाएगा या फिर आपको सार्गेसो सागर की उपस्थिति पूछा जाएगा। तो कहाँ है? दोनों एक ही बात हुआ, दोनों की उपस्थिति अटलांटिक महासागर में ही है। लेकिन देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, हो सकता है कि सार्गेसो सागर की स्थिति क्या है, सार्गेसो सागर की स्थिति क्या है। देखिए हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री, आपको 0 डिग्री विषुवत रेखा जिसको कि इक्वेटर कहते हैं, जिसको कि इक्वेटर कहते हैं, यह क्या करता है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर जो आप 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको जन यहाँ पे जो है ना आपको 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री, और 66.5 डिग्री के नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 40 डिग्री, कहाँ पे? यहाँ पे आएंगे तो 40 डिग्री है और यहाँ पे आएंगे तो 20 डिग्री है। कितना है? 20 डिग्री। तो ये देखिए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो है आपको सार्गेसो सागर उपस्थित है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अक्षांशीय विस्तार अगर जहाँ सार्गेसो सागर का पूछा जाएगा, सार्गेसो सागर, गेसो सागर, तो इसका अगर जहाँ स्थिति अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। वही अगर जहाँ इसका देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा, देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा तो आपको 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री जो है ना आपको पश्चिमी देशांतर होता है, 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर होता है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर जो अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देशांतरीय पूछा जाएगा तो 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। तो कहाँ स्थित है आपको महासागरीय मरुस्थल? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। वहीं पे देखिए ऑप्शन बी में दिया है प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर में जो है ना ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। वहीं देखिए ऑप्शन सी में आपको हिंद महासागर, देखिए हिंद महासागर में आपको जो है ना जावा गर्त स्थित है। क्या है? जावा गर्त स्थित है। तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच जल विभाजक बनाती है। देखिए चीन और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच बोलता है जल विभाजक का कार्य कौन करती है। वैसे आपको पता हो गया कि भारत और चीन के बीच जो है ना मैकमोहन रेखा है। कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। वहीं पाकिस्तान के बीच पूछा जाएगा तो आपको रेड क्लिफ रेखा है, सरक्रीक रेखा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के पूछा जाएगा तो आपको डुरंड रेखा है। अगर उसके बाद अगर जहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच पूछा जाएगा तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री समानांतर रेखा है। ठीक है, इस सब बात को याद रखना है। लेकिन जल विभाजक के तौर पर कौन कार्य करेगा? तो ये लद्दाख में स्थित है काराकोरम रेंज। कौन? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। इसी तरह इसका क्रम है, सबसे ऊपर हो जाएगा आपको काराकोरम। काराकोरम ही जो है ना जो कि लद्दाख में स्थित है, यही जो है ना भारत और चीन के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, काराकोरम रेंज, जो कि आपको अभी जस्ट हमने बताया लद्दाख में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है लद्दाख में। ठीक है,
आइए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया? तो देखिए बजाज सागर बांध की अगर जहाँ बात कहा जाएगा तो ये मध्य प्रदेश में माही नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? माही नदी पर। तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर, मध्य प्रदेश माही नदी। देखिए ऑप्शन ए में दिया है महानदी। महानदी में जो है ना आपको हीराकुंड बांध बनाएगा, जो कि सबसे ऊंचा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया। वही देखिए ऑप्शन सी में शारदा नदी। शारदा नदी पे जो है ना आपको टनकपुर परियोजना बनाया गया। कौन सा? टनकपुर परियोजना बोलिए, टनकपुर बांध बोलिए, जो कि शारदा नदी पे बनाया गया। ऑप्शन देखिए बी में क्या दिया, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे जो है ना आपको सरदार सरोवर बांध बनाया गया। इसके बाद ओंकारेश्वर बांध बनाया गया। ये सभी बांध जो है ना आपको नर्मदा नदी पर बनाया गया। तो याद रखेंगे आप लोग। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य मतलब क्या होता है? कौन सा विकल्प गलत है? तो आइए गलत कथन की चयन करते हैं। ऑप्शन ए में दिया बिहार जलप्रपात। देखिए बिहार जलप्रपात जो है राजस्थान में है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये टोंस नदी पर है। किस नदी पर? टोंस नदी पर, बिल्कुल राजस्थान दिया है तो ये सही है। ऑप्शन बी में देखिए पुनासा मध्य प्रदेश में, नहीं ये बात गलत है। पुनासा मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में चंबल नदी पर है। ठीक है, पुनासा बांध आपको राजस्थान में चंबल नदी पर है, ये बात गलत हो जाएगा। तो गलत कथन को चुनना था तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी में पायकारा जलप्रपात जो है ना आपको पायकारा नदी पर तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी में गोकक जलप्रपात आपको जो है ना कर्नाटक में है, सही बात है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? देखिए आम्र वर्षा को थोड़ा सा समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो आपको वर्षा ऋतु का हमने काल बताया है 15 जून से 15 सितंबर। क्या बताया? 15 जून से 15 सितंबर। लेकिन 15 जून से 15 सितंबर में वर्षा नहीं होकर आपको अप्रैल मई में वर्षा होता है। अप्रैल मई में अगर जहाँ गर्जन के साथ वर्षा होता है, अलग अलग राज्यों में जो गर्जन के साथ वर्षा होती है तो अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैसे आम्र वर्षा जो है ना आम के फलों के लिए लाभदायक होता है। तो देखिए अलग अलग राज्यों में किस किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है, इस चीज को क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे आम्र वर्षा किस राज्य में जो है ना आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। जो अप्रैल मई में जो गर्जन के साथ वर्षा होता है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आम्र वर्षा के नाम से जो है ना आपको केरल में जाना जाता है। कहाँ पे? केरल में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है। वहीं देखिए अगर जहाँ चेरी बलाज्म के नाम से बुलाया जाएगा, चेरी बलाज्म वर्षा के नाम से अगर जहाँ बोला जाएगा किस राज्य में जाना जाता है तो ये आपको कर्नाटक में जाना जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगर आपको पूछा जाएगा कि उत्तर पूर्वी भारत में इसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर के नाम से किधर जाना जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में जाना जाता है। उसके बाद देखिए आपको बोडो इचिला के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? बोडो इचिला, ठीक है ना, बोडो इचिला के नाम से असम में जाना जाता है। कहाँ पे? असम में जाना जाता है। देखिए 5 नंबर में आप लिखिए, 5 नंबर में काल बैसाखी के नाम से आपको किस राज्य में जाना है? काल बैसाखी के नाम से जो है ना आपको पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। इसको लिख लीजिए, इतना ही है, ज्यादा नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अभी हमने क्या बताया, सामान्य तौर पर वर्षा का काल होता है 15 जून से 15 सितंबर, लेकिन अप्रैल मई में अगर गर्जन के साथ अलग अलग राज्यों में वर्षा होती है तो उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला आम्र वर्षा किस राज्य में जाना जाता है? तो केरल में जाना जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर पे देखिए चेरी बलाज्म वर्षा के नाम से कहा जाना जाता है? कर्नाटक जाना जाता है। तीसरा पे आइए नार्वेस्टर के नाम से कहाँ पे जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में इसको नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर पे बोडो इचिला के नाम से असम में जाना जाता है। कहाँ पे? असम में। 5वां नंबर पे आ जाइए काल बैसाखी नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। जानते हैं इतना ही है और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो देखिए मूल क्वेश्चन क्या था? मूल क्वेश्चन ये था आपका कि आम्र वर्षा किस राज्य में जाना जाता है। तो बताइए आम्र वर्षा किस राज्य में? केरल में, बिल्कुल केरल में। वहीं अगर आपको अलग अलग नाम देकर अलग अलग पूछा जाता है किस राज्य में, सारा लिखा दिए, इसको याद रखेंगे आप लोग।
तो ए नंबर हो गया सही आंसर। आइए 7 नंबर, क्यूरिंग की प्रक्रिया संबंधित है। देखिए क्यूरिंग की प्रक्रिया जो है ना आपको तंबाकू के खेत से संबंधित है। किस खेत से? तंबाकू के खेत से संबंधित है। जानते हैं तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जो है ना आपको जहांगीर ने भारत में करवाया था। सर्वप्रथम जहांगीर ने भारत में तंबाकू की खेती कराया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखेंगे आप ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए सागर सम्राट प्रयुक्त है। देखिए सागर सम्राट की अगर जहां बात कहा जाएगा तो सागर सम्राट जो है आपको मुंबई हाई तट यानी कि तेल निकालने के लिए, जो मुंबई हाई तट है तेल निकालने के लिए, तो इसी से संबंधित है। आपको कौन सा? सागर सम्राट संबंधित है। देखिए मुंबई हाई तट जिसका निर्माण आपको 1973 ईस्वी में किया गया था और यहीं पर जानता है यहां से तेल निकालना ओएनजीसी ने प्रारंभ किया 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में। तो कहा जाता है सागर सम्राट प्रयुक्त है किसके लिए? तो अभी हमने बताया तेल निकालने के लिए प्रयुक्त है सागर सम्राट, जो कि मुंबई हाई तट है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 9 नंबर, सीमा सड़क संगठन की स्थापना। ये क्वेश्चन कई बार आ गया। बीआरओ की स्थापना 1960 में रखना, एक बी नंबर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 10 नंबर, शिशु मृत्यु दर में शामिल होता है। देखिए अगर जब शिशु मृत्यु दर की बात कहा जाएगा तो 0 से 1 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, 0 से 1 वर्ष का बच्चा, इसी को जो है ना आपको शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। वहीं अगर जानते हैं 0 से अगर जहाँ 6 वर्ष का, 0 से 6 वर्ष का अगर जहाँ बच्चा होता है तो इसको शामिल किया जाता है लिंगानुपात में। शिशु लिंगानुपात सुने होंगे, ठीक है, लिंगानुपात, जो कि भारत में अभी 2011 के जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 बच्चा पे 1000, 935 मतलब पुरुष महिला बच्चा पर, महिला बच्चा यानी लड़की कितना है? 935 पे 1000 जो है ना आपको पुरुष बच्चा है। तो इसी बात को, ये है शिशु लिंगा अनुपात। तो 0 से 6 वर्ष तक के जो है ना, इससे जो है ना आपको शिशु लिंगा अनुपात को ज्ञात किया जाता है। वहीं से 0 से 1 वर्ष तक के जो है ना इसमें शिशु मृत्यु दर को ज्ञात किया जाता है। तो इन दोनों बात को याद रखेंगे। शिशु मृत्यु दर के बारे में पूछा गया है तो 0 से 1 वर्ष आपको लगाना, ऑप्शन डी। वहीं अगर जहाँ आपको लिंग शिशु लिंगानुपात की बात करता है तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे को शामिल किया जाता है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात है? देखिए वज्रपात जो है किस पर्वतीय स्थल का नाम है? आप एक पहाड़ी सुने होंगे पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग की पहाड़ी, जहां चाय की सर्वोत्तम किस्म को उगाया जाता है। वहीं अगर जहां पूछा जाएगा कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है तो आपको असम बोलना। अगर जब भारत में सर्वोत्तम किस्म का चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग करता है। यही दार्जिलिंग की पहाड़ी है जिसको कि वज्रपात स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम जो है चाय का उत्पादन किया गया था 1841 ईस्वी में, ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को। तो ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। वही देखिए नीलगिरी पहाड़ी दिया है ऑप्शन ए में। नीलगिरी पहाड़ी पे हमने बताया था, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है टोडा बेटा, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इस पे जो है ना आपको टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। टोडा नामक जनजाति में की आपको प्रमुख विशेषता है कि इस जनजाति में जो बहुपति प्रथा प्रचलित है। बहुपति प्रथा का मतलब क्या होता है? एक पत्नी जो है ना कई आपको पति रख सकते हैं, 1 4 2 3 5 तक रख सकते हैं एक पति। देखिए इसमें होता क्या सामान्य तौर पर, इसमें ये होता है कि अगर जहाँ आपको पता चल जाए चाहे कि पेट में बच्ची है या फिर पैदा होने के बाद पता चला लड़की है, तो इस जनजाति के लोग क्या करते हैं, लड़की पैदा होता है तो उसको मार देते हैं, जिसके कारण जो है इस जनजाति में जो है लड़कियों की कमी होती है। इसीलिए इस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन है। और एक बात यहाँ से ये याद रखना है, टोडा नामक जनजाति, ये बात सत्य है बहुपति प्रथा, लेकिन टोडा नामक जनजाति किस पशु का पालन करता है ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो भैंस पशु का पालन करता है, भैंस जो होता है उसी का पालन करता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन सी में देखिए इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिण में, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? तो इलायची की पहाड़ी स्थित है, जो कि केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। इलायची की पहाड़ी को ही आपको कार्डेमम की पहाड़ी भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे इस सब बात को। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लैगून झील का उदाहरण नहीं है? देखिए लैगून झील का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में देखिए रूपकुंड झील, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और रूपकुंड झील जो है आपको लैगून झील का उदाहरण नहीं है, बल्कि कंकाल झील का उदाहरण है। किसका है? कंकाल झील का उदाहरण है, तो यही आंसर हो जाएगा सही। वहीं देखिए अष्टमुडी झील जो कि केरल में है, बेम्बनाथ झील ये भी केरल में है, ये भी लैगून झील का उदाहरण है। चिल्का झील उड़ीसा में है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको कहाँ पे है? उड़ीसा में है।
ये भी लैगून झील का उदाहरण है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में? देखिए बुक्सा बाघ अभ्यारण्य की बात अगर जहाँ कहा जाएगा तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। आइए 14 नंबर, राभा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? देखिए राभा जनजाति आपको असम में निवास करती है, वही नागा जनजाति नागालैंड में स्थित आपको निवास करती है। टोडा जनजाति जो कि अभी हमने बताया तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करते हैं। वही मीना जनजाति जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, आपको मीना जनजाति आपको राजस्थान में निवास करती है। मीना जनजाति में ही जो नाता प्रथा के प्रचलन है, नाता प्रथा, देखिए अभी जस्ट हमने बताया आपको बहुपति प्रथा टोडा जनजाति, नाता प्रथा आपको मीना जनजाति। नाता प्रथा कहते किसे हैं? देखिए नाता प्रथा उस प्रथा को कहते हैं जिसमें महिला अपने पति को छोड़कर गैर मर्द के साथ रहना प्रारंभ करती है, उसी को कहा जाता है नाता प्रथा। तो इस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है, मीना जनजाति में, जो कि कहाँ का? राजस्थान है। इस सब बात को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन था राभा जनजाति किस राज्य में, तो कहाँ बोलना है? असम बोलना है। आइए आपको 15 नंबर, झोरा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए झोरा नृत्य का बात कहा जाएगा तो उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है? देखिए मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है। देखिए ऑप्शन बी में दिया इमाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है। और ये जानते हैं आपको मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है बल्कि जोरवे संस्कृति से संबंधित है। किससे? जोरवे संस्कृति से। ऑप्शन ए बी हो जाएगा सही आंसर। इमाम गांव जोरवे संस्कृति से संबंधित है, महाराष्ट्र में। वहीं देखिए ऑप्शन ए में कायथा, ये मालवा संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन सी में एरन, ये भी मालवा संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन डी नवदा टोली, ये भी आपको मालवा संस्कृति से संबंधित है। ये तीनों मालवा संस्कृति से संबंधित है, इमाम गांव नहीं है। आइए 17 नंबर, जैन मतानुसार निर्ग्रंथ का अर्थ होता है। देखिए हमने आपको बताया था पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर है और उसके बाद महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर है। इन दोनों का अनुयायी जो है ना आपको निर्ग्रंथ कहलाता था। क्या कहलाता था? निर्ग्रंथ कहलाते थे। वही कहा जाता है जैन मतानुसार जैन निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? जैन मतानुसार जैन मतानुसार निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? तो निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जैन धर्म में बंधहीन। क्या होता है? बंधहीन अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। वही देखिए अरहर्थ का अर्थ होता है पूज्य। क्या होता है? पूज्य होता है। जीन का अर्थ होता है विजेता, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। इस सबको भी लिख लेंगे जो बता रहे हैं आपको। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाया था? देखिए ऑप्शन एक में है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है ना आपको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है आपको महाधीराज की उपाधि धारण की थी। ये दोनों बात को याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करें। द्वितीय बोला जाएगा तो विक्रमादित्य की उपाधि, प्रथम बोला जाएगा तो महाधीराज की उपाधि। ये दोनों क्वेश्चन दरगाह का पूछा गया है तो याद रखेंगे। क्वेश्चन था व्याघ्र शैली का चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। आइए आपको 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली में निर्मित है? देखिए नागर शैली, बेसर शैली, आपको जो है ना आपको द्रविड़ शैली। जो देखिए जो मंदिर भारत के उत्तर में है उसको आपको नागर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागर शैली कहा जाता है। और जो मंदिर भारत के दक्षिण में है उसको द्रविड़ शैली के अंतर्गत निर्माण मंदिर कहा जाता है। और वहीं देखिए बेसर शैली, जो मंदिर भारत के मध्य में स्थित है वो उसका निर्माण माना जाता है कि बेसर शैली में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप छांट लेते हैं कौन उत्तर में है कौन दक्षिण में है, तो उसके अनुसार से बता देंगे किस शैली में निर्माण हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण क्या? मध्य प्रदेश यानी मध्य में आ गया, तो इसका निर्माण बेसर शैली में हुआ था। वही देखिए ऑप्शन बी में राजराजेश्वर मंदिर तंजौर, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु कहाँ हो गया? दक्षिण में हो गया। तो दक्षिण में जो है ना आपको दक्षिण में हो गया किस शैली में? द्रविड़ शैली में। किस शैली में? द्रविड़ शैली में, ना कि आपको नागर शैली में। ये गलत हो जाएगा, ठीक ना, यही हो जाएगा आपको गलत। इसका निर्माण जो है ना आपको किस शैली में? द्रविड़ शैली में हुआ, ऑप्शन बी। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूट राजवंश की भाषा क्या थी? देखिए राष्ट्रकूट वंश का अगर जहाँ स्थापना पूछा जाएगा तो इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। किसने? दंती दुर्ग ने। अगर वहीं पूछा जाएगा इसका राजवंश की भाषा क्या था तो आपको याद रखना है कन्नड़ भाषा। कौन सा? कन्नड़, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 21 नंबर,
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान ए आजम कहा जाता है? सुल्तान ए आजम, बिल्कुल सुल्तान ए आजम नहीं होगा, सुल्तान ए आलम हो जाएगा। आजम को आलम कर लीजिए। अब देखिए सुल्तान ए आलम कहा जाता है, सुल्तान ए आलम जिन्होंने की इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश को ही जो है ना सुल्तान ए आलम कहा जाता है। वहीं अगर जब लाख बख्श पूछा जाएगा तो लाख बख्श किसको? लाखों में दान दिया करते थे आपको कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके कारण इसको लाख बख्श कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, तो इल्तुतमिश ने आपको इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। वही लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखेंगे इन दोनों बात को। आइए 22 नंबर, बाबरनामा में किस मुस्लिम राजवंश का उल्लेख नहीं था? देखिए बाबरनामा में जो है ना आपको 5 मुस्लिम राजवंश, कितना? 5, ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2 कितना? हिंदू राजवंश, 2 हिंदू राजवंश, हिंदू राजवंश। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। पहला देखिए क्या कहता है, 5 कौन सा जो मुस्लिम राजवंश के अंतर्गत नहीं है? हमने क्या बताया, मुस्लिम राजवंश की संख्या कितना है? 5 है। इसमें पहला आपको आ जाइए बंगाल, क्या हो जाएगा? बंगाल, ठीक है, मुस्लिम राजवंश के अंतर्गत। दूसरा आ जाएगा मालवा, क्या हो जाएगा? मालवा। तीसरा हो जाएगा आपको बहमनी, क्या हो जाएगा? बहमनी। उसके बाद चौथा आपको हो जाएगा कौन सा, जानते हैं? दिल्ली, दिल्ली। अब 5वां हो जाएगा आपको क्या जानते हैं? गुजरात। तो ये हो गया 5 मुस्लिम राजवंश, ठीक है, 5 मुस्लिम राजवंश। वही हमने क्या बताया, 2 हिंदू राजवंश। तो इसमें पहला हो जाएगा आपको क्या पता है? विजयनगर साम्राज्य, क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य, जिसका महान शासक आपको कृष्णदेव राय जी के बारे में पढ़ते होंगे। इसी के कृष्णदेव राय ही ने जो है ना अष्टदिग्गज का निर्माण किया था। वही दूसरा आपको हो जाएगा कौन सा? मेवाड़ का, क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा। दूसरा राजवंश क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा, जिसके आपको शासक पढ़ते होंगे राणा संगा के बारे में। तो 2 हिंदू राजवंश और 5 मुस्लिम राजवंश, तो याद रखेंगे इसको। तो कितने मुस्लिम राजवंश का? तो 5 मुस्लिम राजवंश का और 2 हिंदू राजवंश का उल्लेख है। तो यहीं पे देखिए क्वेश्चन क्या है, बाबरनामा में किस मुस्लिम राज का उल्लेख नहीं है? अब देखिए, अब छांट लेना। 5 का हमने बताया, बंगाल का ऑप्शन ए में बिल्कुल है, ऑप्शन बी में मालवा का है, ऑप्शन सी में सिंध। देखिए हमने सिंध कहीं बताया? नहीं बताया, तो सिंध ही आंसर नहीं होगा। इसके अलावा बहमनी हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, ये हो गया। अगर जहाँ हिंदू राजवंश के बारे में पूछेगा विजयनगर और मेवाड़ याद रखना। आइए आपको 23 नंबर क्वेश्चन, किस मराठा छत्रपति के समय मराठे युद्ध में भी स्त्रियां को भाग ले जाने लगी? देखिए अगर जहाँ बोला जाएगा मराठा, किस मराठा साम्राज्य के अंतर्गत, किस मराठा साम्राज्य के शासक के अंतर्गत जो स्त्रियों ने युद्ध में भाग लेना प्रारंभ किया, तो आपको याद रखना है संभाजी। किसने? संभाजी। संभाजी देखिए, आप मराठा साम्राज्य के अंतर्गत एक शासक पढ़ते होंगे, महान शासक शिवाजी। शिवाजी जी ही अपने शासन प्रशासन को स्वस्थ रूप से सही ढंग से चलाने के लिए अष्टप्रधान का निर्माण किया था। अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी अपने शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। वहीं अगर जहाँ अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज अभी जस्ट हमने बताया कृष्णदेव राय की दरबार में वो 8 तेलुगु कवि थे जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था, वो कृष्णदेव राय ने उसका निर्माण किया था। वही अष्टप्रधान की बात कहा जाएगा, शिवाजी ने 8 मंत्री थे। तो इनका यह अष्टप्रधान जो था, जिनका निर्माण आपको मराठा शासक शिवाजी के द्वारा किया गया था, लेकिन जो संभाजी ने इसको अष्टप्रधान को क्या कर दिया, इस पद को समाप्त कर दिया, जिसके कारण जो है इसका शासन प्रशासन सही ढंग से नहीं चलने लगा। तो इसको जो है इसमें जो है आपको सेनाओं की कमी होने लगी। जब लड़ने जाते थे सेना क्या होते थे, इनका ही सेना सबसे ज्यादा मारा जाता था, जिसके कारण इसमें सेनाओं की, पुरुष सेनाओं की कमी हो गई। तो इसके कमी को देखते हुए संभाजी ने जो ना स्त्रियों को भी युद्ध में लड़ना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? संभाजी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्होंने ही अष्टप्रधान को क्या किया था? समाप्त किया था। वहीं अगर जहाँ निर्माण पूछा जाएगा, शिवाजी के द्वारा। आइए 24 नंबर, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए सेडोन का युद्ध अगर जहाँ पूछा जाएगा तो 1870 ईस्वी में हुआ था। ये फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, फ्रांस और पर्सा के बीच 1870 ईस्वी में। और इसमें फ्रांस की हार हुई थी और पर्सा की जीत हुई थी, तो याद रखेंगे। 25 नंबर देखिए, बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? देखिए बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय जो अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, इसको देखने से पहले आप ये याद रखिए कि बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ कब था। ये पश्चिम बंगाल में हुआ था और 1824 में हुआ था। कब हुआ था?
1824 में हुआ था। देखिए 1824 में, अब देख लेना है इसमें जो भी दिया है शासनकाल, उसका शासनकाल देख लेना और उसके देखना है कि 1824 में कौन थे। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया सर जॉर्ज वारले। सर जॉर्ज वारले का शासनकाल है 1805 से 7, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए एक हमने बताया था वारेन हेस्टिंग्स और एक लॉर्ड हेस्टिंग्स, दोनों अलग अलग गवर्नर हैं, ठीक है। तो अगर जहाँ आपको वारेन हेस्टिंग के बारे में पूछा जाएगा तो इसका शासनकाल है आपको 1772 से 85, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स का, वारेन हेस्टिंग्स का। वहीं अगर जहाँ आपका पूछा जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स का, लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल है आपको 1813 से 23, कितना 13 से 23। ये कौन हो गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स। दोनों अलग अलग गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो याद रखना, तो यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स का पूछा रहा है। ऑप्शन बी में दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो इसका शासनकाल कब हो जाएगा, 1813 से 23 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का अगर जब शासनकाल पूछा जाएगा तो 1828 से 35 है, ठीक है। और ऑप्शन डी में देखिए लॉर्ड एमस्टर्ड। लॉर्ड एमस्टर्ड का अगर जब कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1823 से 28, क्या 23 से 28। अब देखिए 23 से 28, 23 से 28 इसी के बीच क्या आएगा, 24 आएगा, 1824 आएगा। अभी हमने बताया कि बैरकपुर का विद्रोह 1824 में हुआ था। बताइए किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड एमस्टर्ड के शासनकाल में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 26 नंबर, 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। देखिए 1857 हो गया, उसके बाद आपको 1935 का अधिनियम होगा, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, 1919, 1909, 1773, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इन सभी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, किस पार्टी से रिलेटेड थे, क्वेश्चन पूछा जाता और हमने इसका चार्ट भी बनाकर आपको लिखाया था, तो उसको आप जरूर देख लें, इससे पहले वाले टेस्ट में था। तो यहाँ देखिए क्या कहा है, 1857 के समय, देखिए 1857 के समय प्रधानमंत्री अगर यहाँ पूछा जाएगा तो आपको लॉर्ड पामस्टन थे, ब्रिटेन के। कौन थे, लॉर्ड पामस्टन थे, और ये लिबरल पार्टी से थे। किस पार्टी से, लिबरल पार्टी से। वहीं अगर जब पूछा जाएगा इसमें जानते हैं 1857 के क्रांति के समय ही डिजरेली था जो कि कंजर्वेटिव पार्टी का था, ये विरोधी दल के नेता थे, यानी विपक्ष के नेता। कौन थे, डिजरेली थे, वो थे आपको कंजर्वेटिव पार्टी से। जो नेता थे आपको, जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन, ये थे आपको लिबरल पार्टी से, ठीक है। 1857 प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड पामस्टन, और किस पार्टी से, लिबरल पार्टी से। इसी के समय विरोधी दल के नेता कौन थे, डिजरेली थे, किस पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी से। इस बात को याद रखेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, लिबरल पार्टी। आइए 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुस्लिमों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था, तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। 28 नंबर, भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका गठन आपको जो 1927 में हुआ था। कब हुआ था, वही साइमंस कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। इसका आगमन फरवरी मार्च 1928 में होता। इन्होंने रिपोर्ट जो अक्टूबर 1930 में सौंपा था, ठीक है, अक्टूबर 1930 में सौंपा था। इस बात को भी याद रखना है, तो 1927 हो गया। आइए आपको 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी। तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में दिया अनंत कानहरे। अनंत कानहरे को जो अभिनव कांड जो हुआ था उसमें इसको फांसी का सजा हुआ था, इसको हुआ था। ऑप्शन बी में देखिए वासुदेव बलवंत फरके। देखिए वासुदेव बलवंत फरके को जो है आपको फांसी की सजा नहीं हुआ था, बल्कि इनको जो है काला पानी का सजा हुआ था। किसका, काला पानी, उम्र कैद का सजा हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, इनको ही फांसी का सजा नहीं हुआ था। वहीं आप ऑप्शन डी में देखिए सूर्य सेन, जिसको कि मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, ये चटगांव शस्त्रागार को लूट से संबंधित है, इसको जो है फांसी की सजा मिला था। तो आइए 30 नंबर क्वेश्चन, 1929 में गठित लिंडसे आयोग का संबंध किससे है। देखिए लिंडसे आयोग का पूछा जाएगा तो शिक्षा से, किससे, शिक्षा से। मिशनरी शिक्षा कर सकते हैं, शिक्षा कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया शिक्षा से, तो ठीक है, हमारी आंसर सही है, ऑप्शन ए। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की सबसे बड़ी विशेषता। देखिए क्या है, सबसे बड़ी विशेषता पूछ रहा है, ना कि विशेषता। विशेषता में ही सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया विकेंद्रीय प्रक्रिया की शुरुआत। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत जो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ, ना कि 1892, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार। देखिए वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार जो है आपको भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत हुआ, ये बात सत्य है। लेकिन देखिए इसमें सबसे प्रमुख
पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी पे ध्यान दीजिए, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो 1892 के अधिनियम के तहत हुई थी, और ये 1892 की इन सभी में सबसे प्रमुख अगर पूछा जाएगा तो आपको निर्वाचन पद्धति ही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। इसके अलावा हमने आपको जब एक्ट पढ़ा रहा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि 1892 के अधिनियम के तहत ही जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। वहीं अगर जहाँ पूछा जाएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत तो 1919 के अधिनियम के तहत। ये दोनों बातों को याद रखेंगे। आइए 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तदर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए तदर्थ झंडा समिति के सदस्य जो था आपको अध्यक्ष इसका पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा इसके सदस्य अगर जहाँ पूछा जाएगा के एम मुंशी हो गया, आपको BR अम्बेडकर जी हो गए, सरोजनी नायडू जी हो गए, उसके बाद सरदार पटेल जी हो गए। 4 सदस्य थे और 1 अध्यक्ष थे, टोटल 5 थे। तो ऑप्शन बी में देखिए जवाहरलाल नेहरू। अभी हमने जवाहरलाल नेहरू का कहीं भी नाम जिक्र किया नहीं, तो यही नहीं होगा। इसके अलावा सरोजनी नायडू, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, सरदार पटेल, ये सभी थे। ठीक है, याद रखना। 33 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर निम्नलिखित में से किस देश का प्रभाव नहीं है। देखिए प्रस्तावना पर किस देश की प्रभाव नहीं है। देखिए हमने बताया था आपको प्रस्तावना का जो है ना आपको 4 देशों का प्रभाव है। कितना देशों का? 4 देशों का प्रभाव है। देखिए पहला आपको ऑस्ट्रेलिया हमने बताया था कि प्रस्तावना में जो है ना प्रस्तावना के भाषा को कहाँ से शामिल किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही शामिल किया गया। तो इससे प्रभावित है अमेरिका, बिल्कुल अमेरिका के देश से भी प्रस्तावना में शामिल किया गया। ये भी हो गया। ब्रिटेन, बिल्कुल ब्रिटेन में नहीं बल्कि फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। तो 4 देश का हमने नाम बताया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और आपको रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा, ना कि ब्रिटेन। 4 देश से जो है ना प्रस्तावना में शामिल किया, उन चारों देश का नाम याद रखेंगे। तो ब्रिटेन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। 34 नंबर, संविधान के किस भाग के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था अगर जहाँ आपको लोकसभा राज्य विधानसभा में पूछा जाएगा तो भाग के विषय में अगर जहाँ पूछा जाएगा तो भाग 16 हो जाएगा। कौन सा? भाग 16। वहीं अनुच्छेद के विषय में पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 330 से 342 में प्रावधान है। तो ऑप्शन बी हो गया सही आंसर, आपको भाग 16। वहीं देखिए आपको भाग 14 दिया, भाग 14 में जो है यूपीएससी का गठन की बात कहा गया। वहीं ऑप्शन सी में देखिए भाग 18 में जो आपात उपबंध के बारे में बताया गया। ऑप्शन डी में दिया है भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद पूछा गया 368 से संबंधित है। तो याद रखेंगे इस सब बात को। 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों की सीमित राजस्व शक्ति प्रदान करने तथा पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी। तो ये के संथानम समिति, कौन सा? के संथानम समिति हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 36 नंबर क्वेश्चन, कामराज योजना का संबंध किस राजनीतिक पार्टी की सुदृढ़ीकरण से है। तो कामराज योजना का संबंध अगर जहाँ पूछा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी से है। किससे? कांग्रेस का। ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। देखिए इस बात को थोड़ा सा समझिए। हमने आपको बताया था कि SC/ST की अगर जहाँ चर्चा पूछा जाएगा, SC/ST की चर्चा पूछा जाएगा, SC+ST शेड्यूल कास्ट, इसकी अगर जहाँ चर्चा पूछा जाएगा तो अनुच्छेद अगर जहाँ पूछा जाएगा तो मूल संविधान में अनुच्छेद कितना? 338। कितना? 338। देखिए SC/ST में इसमें जो है ना आपको 89वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2003 में लागू हुआ ये 2004 में। कब? 2004 में ये लागू हुआ। 2004 में 89वां संविधान संशोधन हुआ। और देखिए जो SC/ST का प्रावधान आपको 338 में था, अनुच्छेद 338 में, इसमें क्या किया? 89वां संविधान संशोधन लाया गया और SC को यहीं पे छोड़ दिया। SC को अनुच्छेद 338 में ही छोड़ दिया, लेकिन ST को यहाँ से बाहर निकालकर 338 के ए में रख दिया। किसने? 338 के ए में। ये क्वेश्चन यही मूल क्वेश्चन है आपको। तो किस संविधान संशोधन के तहत, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत अलग किया गया? 89वां संविधान संशोधन 2003 लागू 2004 में। क्या हुआ? SC को रहने दिया। SC का अगर जहाँ पूछा जाएगा आपको अब चर्चा तो आपको 338 मारना है। SC का
338 माना, वहीं एसटी का पूछा जाएगा तो आपको क्या मारना, 338 का ए मारना है, 338 का ए मारना है। वहीं अगर जहाँ ओबीसी का पूछा जाएगा, आपको ओबीसी का पूछा जाएगा 338 का बी हो जाएगा। तो इस सब बात को याद रखेंगे किस संविधान संशोधन के तहत और किस अनुच्छेद में चला गया। तो यहाँ पे अनुच्छेद के संदर्भ में पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग गठन का प्रावधान किया गया। तो क्या बोल रहा है, कब, 89वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी में दिया है 89वां संविधान संशोधन, मारिए सही है, 2003 लिख लेना है बगल में। आइए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है, मतलब कौन सा आपको असत्य है या फिर अलग कह सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए में दिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा जाति आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। देखिए पिछड़ा जाति आयोग अभी जस्ट हमने बताया ओबीसी, इसकी चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 338 में। जिसकी चर्चा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है तो उसको कहेंगे संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था। वही जिसका निर्माण आपको संसद के द्वारा किया गया, संसद अधिनियम पारित करके करते हैं, उसको कहते हैं सांविधिक संस्था। कौन सी, सांविधिक संस्था कहते हैं। तो देखिए आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है आपको 1993 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार। वहीं अगर जब पूछा जाएगा राष्ट्रीय महिला अधिकार तो आपको 1992 मानना है। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं। देखिए मानवाधिकार, मानव क्या होता है, सर्वप्रथम होता है, पहले मानव का होगा, उसी के अंदर ना स्त्री पुरुष होगा। तो मानव क्या हो जाएगा आपको 1993, मानव 1993। उसके अंतर्गत आपको पुरुष आएंगे, महिला आएंगे, तो उसके अंतर्गत जो महिला आएंगे क्या हो गया, उससे तो नीचा होगा, तो उससे नीचा हो गया तो 1992। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, 1993। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया, तो 1992। 1992 में कई प्रावधान हुआ है आपको 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, इसको काम करने के लिए 29 विषय दिया गया। अधिनियम 1992 लागू 24 अप्रैल 1993। वही 74वां भी आपको 1992 में अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। इन सभी बात को याद रखना है। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार, इसका आयोग का क्या गया था, गठन किया गया था, ना कि इसका निर्माण। बताइए इसका अनुच्छेद में इसका है नहीं है, तो इसका निर्माण किया गया था। तो इसका निर्माण, तो ये क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, सांविधिक संस्था हो जाएगा। कैसी, सांविधिक संस्था। उसके अलावा देखिए पिछड़ा आयोग अभी हमने बताया 338 का बी में, तो ये क्या हो जाएगा, संवैधानिक हो जाएगा। निर्वाचन आयोग 324 से 329 में इसका उल्लेख है, तो ये क्या हो जाएगा, संवैधानिक आयोग हो जाएगा। वही देखिए वित्त आयोग, इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में, ये भी क्या आ जाएगा, संवैधानिक आयोग है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार संवैधानिक आयोग नहीं है बल्कि सांविधिक आयोग है। इनके अलावा जो भी है वो संवैधानिक आयोग है। इसका गठन 1993 ईस्वी में किया गया था, यही आंसर हो जाएगा। ये 39 नंबर, अनुच्छेद 169 सांसद को शक्ति प्रदान करता है। देखिए अनुच्छेद 169 जो है सांसद को यह शक्ति प्रदान करता है, विधान परिषद जो कि आपको 5 राज्यों में, कितना है, 5 राज्यों में, 5 राज्य में जो विधान परिषद है, और उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश। सबसे सीट ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, आपको 100 सीट है। वहीं अगर जहां आपको पूछा जाएगा बिहार में कितना सीट है तो 75 सीट में। महाराष्ट्र में कितना सीट है, आपको कितना है, महाराष्ट्र में 78 सीट है। अब कितना है, 78 सीट है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में 75 सीट है, और उसके बाद अगर जहाँ आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो 50 सीट है, तेलंगाना में 40 सीट। तो 5 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, अनुच्छेद 169 सांसद को शक्ति प्रदान करता है। ये अनुच्छेद जो है सांसद को यह शक्ति प्रदान करता है विधान परिषद के सृजन और उसका जो है ना गठन, सृजन और गठन जो है ना अनुच्छेद 169 के तहत कौन करेंगे, सांसद करेंगे, यही शक्ति प्रदान है। तो ऑप्शन बी में देखिए दिया विधान परिषद का उत्साधन के अंतर्गत गठन और सृजन दोनों आ जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। वहीं ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया, विधानसभा के सृजन मतलब क्या होगा, सिर्फ सृजन, ना कि गठन की बात कहा जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 40 नंबर, न्यायपालिका की एकल प्रणाली भारतीय संविधान में कहां से लिया गया। देखिए न्यायपालिका में जो है एकल प्रणाली आपको जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1935 से लिया गया, 1935 से लिया गया, एकल प्रणाली को लिया गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए में अमेरिका था, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया था, ऑप्शन सी में कनाडा। तो इन किसी में से नहीं लिया गया, बल्कि
भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। देखिए भारत शासन अधिनियम से जो है ना आपको 1935 से इतना ही प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसके कारण जो है ना भारत के संविधान को जो 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी कहा जाता है। 1935 के अधिनियम पर भी आपको टिप्पणी करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था, यह जो है ना गुलामी का अधिकार पत्र है, अनेकों ब्रेक वाली गाड़ी है जो कि इंजन विहीन है। उसके बाद अली जिन्ना ने कहा था पूर्णतः सराहा हुआ है। इन सभी बात को याद रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? देखिए मूल ढांचा की अगर जहाँ बात किया जाएगा तो आपको न्यायपालिका के द्वारा, किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। कैसे न्यायपालिका के द्वारा, इस बात को थोड़ा सा आप समझिए। देखिए एक आप पढ़ते होंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, कौन सा? गोलकनाथ बनाम 1967। देखिए गोलकनाथ, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, ठीक है, पंजाब राज 1967 1967। इसमें कहा क्या गया? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। क्या है? संविधान का आत्मा है और यह जो अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह बात किसमें क्या? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा गया कि ये जो है ना गोलकनाथ बनाम पंजाब राज में कहा गया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का आत्मा है और ये अपरिवर्तनीय है। वहीं आपको और एक आपको वाद पढ़ना है, बेरूवाद संघवाद। कौन सा? बेरूवादी संघवाद। बेरूवादी संघवाद पढ़ना है, बेरूवादी संघवाद। देखिए 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और सांसद इसमें संशोधन नहीं कर सकते। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और सांसद इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। यह बात किसने कहा? ये बेरूवादी संघवाद में कहा गया 1967 में। तीसरा आपको पढ़ना है, आपको जानते हैं केशवानंद बनाम केरल राज। अगर जब 1973 का आप पढ़ते हैं तो इसमें कहा गया कि आप जानते हैं कि आपको प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें सांसद आपको संशोधन कर सकते हैं, संसद संशोधन कर सकते हैं। इसी में कहा गया कारण प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ भी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, इसमें जो है ना आपको 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, अखंडता, सबको जोड़ा गया था। तो आपको मूल क्वेश्चन है, संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। ये जितना भी हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा हुआ। तो न्यायपालिका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा का सदस्य नहीं था? देखिए आपको ऑप्शन बी में दिया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई लोकसभा के सदस्य थे, ना कि राज्यसभा के, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आइए 43 नंबर क्वेश्चन, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? देखिए इसी टाइम हमने आपको ये बताया था कि कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि पहले उपराष्ट्रपति रहे, कितने ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि पहले मुख्यमंत्री रहे। तो हमने दोनों में बताया था कि 6 ऐसे आपको उपराष्ट्रपति है जो कि बाद में आगे चलकर आपको राष्ट्रपति बने, 6 ऐसे मुख्यमंत्री है जो आगे चल के प्रधानमंत्री बता। उन 6 का हमने नाम भी आपको लिखाया था, उसको जरूर याद रखेंगे, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य जो है बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी को प्रस्तुत करने से है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 44 नंबर देखिए, वरीयता क्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता का समकक्ष कौन पद ग्रहण करता है? देखिए वरीयता क्रम की बात कहा जाता है। वरीयता क्रम को थोड़ा सा आप लोग जो है ना लिख लीजिए, हम लिखा रहे हैं। पहला स्थान इसमें वरीयता क्रम में सबसे ऊपर राष्ट्रपति को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को दिया जाता है। वहीं दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। तीसरा स्थान प्रधानमंत्री को दिया जाता है। चौथा स्थान आपको राज्यपाल को दिया जाता है। चौथा राज्यपाल को दिया जाता है। 5वां स्थान अगर जहाँ पूछा जाएगा तो भूतपूर्व राष्ट्रपति को दिया जाता है। किसको? भूतपूर्व राष्ट्रपति को दिया जाता है। वहीं 5 का को अगर जहाँ पूछा जाएगा किसका स्थान दिया जाता है तो उप प्रधानमंत्री को दिया जाता है। ठीक है, 6ठा स्थान अगर जहाँ आपसे पूछा जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का स्थान कितना है? 6ठा स्थान है। वही अगर जहाँ 7वां स्थान आपको पूछा जाएगा तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्र का कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता है इसको भी जो है ना आपको 7वां स्थान दिया गया। वहीं पर देखिए 7 का अगर जहाँ
क बोला जाएगा यानी ए बोला जाएगा तो उसमें जो है भारत रत्न से जो सम्मानित व्यक्ति है उसको स्थान जो है वरीयता क्रम में 7 का कौवा स्थान दिया गया है, ठीक है। वहीं 8वां स्थान बोला जाएगा तो राजदूत को दिया जाए, राजदूत हो गया, उच्च आयुक्त हो गया, उसके बाद जो अपने अपने राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उसको स्थान जो है 8वां स्थान दिया गया। वहीं 9वां स्थान अगर जहाँ पूछा जाएगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को स्थान बोला जाएगा तो 9वां स्थान दिया है। वहीं 9 का अगर जहाँ को बोला जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गया, उसके बाद सीएजी जिसको कि महान्यायवादी कहते हैं, इसको स्थान जो है ना 9 का ए दिया, 9 का कौवा स्थान दिया गया। उसके बाद 10 स्थान अगर जहाँ 10वां स्थान का बात कहा जाएगा तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं ना उसी को स्थान दिया गया, कितना 10वां स्थान। 11वां स्थान पूछा जाएगा तो अटॉर्नी जनरल या कि महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 12वां स्थान पूछा जाएगा तो उसके बाद गवर्नर जनरल हो गया, जैसे आपको सेना में जाएंगे सेना में क्या होता है गवर्नर जनरल होता है। उसके बाद आपको इसी के समान रैंक के जो सेना अध्यक्ष होता है उसी को स्थान 12वां दिया है। तो ये 12वां स्थान को आप लिख लेंगे, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए वरीयता क्रम में अभी हमने देखिए ऑप्शन ए में दिया भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, इसको स्थान हमने अभी क्या बताया 7 का ए यानी 7 का क स्थान इसको दिया गया। वहीं ऑप्शन बी में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, इसको कौन सा स्थान दिया गया, इसको 7वां स्थान दिया गया, कौन सा 7वां स्थान। और उसके बाद देखिए अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री का कौन सा स्थान है, तो 3रा स्थान है। ऑप्शन डी में देखिए लोकसभा के उपाध्यक्ष, अभी जस्ट हमने बताया लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात अगर जहाँ कहा जाएगा इसको वरीयता क्रम में जो 10वां स्थान दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, विपक्ष के नेता के समकक्ष कौन पद धारण करता है, अभी जस्ट हमने बताया विपक्ष के नेता के समकक्ष जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष धारण करते हैं, कौन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। कौन सा स्थान दिया गया, तो 7वां स्थान दिया गया। 45 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, देखिए औद्योगिक विवाद ये समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 46 नंबर बर्नाबेले कप का संबंध किस खेल से, टेबल टेनिस से, बर्नाबेले का कप टेबल टेनिस से संबंधित है। 47 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना 3 वर्ष का होता है, ठीक है। उसके बाद 48 नंबर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जिसको एनएससी कहते हैं कैसी संस्था है, देखिए एनएससी इसका जो है ना गठन किया गया है, इसका जो क्या संशोधन 2005 में गठन किया गया। तो ये आपको जो है ना आपको स्वायत्त संस्था है, कैसी है, स्वायत्त संस्था है 2005 में, सी हो जाएगा सही आंसर स्वायत्त। वही देखिए आपको 49 नंबर क्वेश्चन 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए हमने बताया था कि आपको पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था कब 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था और 5 वर्ष का होता है, कितना वर्ष का होता है 5 वर्ष का होता है। 1951 में स्टार्ट हुआ और 2017 में समाप्त हुआ था, 2017 में समाप्त हुआ। इस दौरान 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, कितना 12 पंचवर्षीय योजना। देखिए 5 वर्ष आपको जोड़ना है, 1951 में 5 वर्ष जोड़ना है। देखिए इसमें आपको इतना याद रखने से अच्छा है कि इसमें आपको लिख लेना है कि खाली कब रहा था। तो 1966 से 69 के बीच जो है 3 वर्ष के लिए जो इस टाइम ये खाली रहा था। इस टाइम जो है एक वर्ष का योजना चलाएगा। दूसरा जो है आपको 1978 से 2 वर्ष का रहा था, 80 तक कितना हुआ था 2 वर्ष का। उसके बाद फिर तीसरे बार खाली रहा था 1990 से 92, कितना 90 से 92, ये भी 2 वर्ष, पहले 3 वर्ष उसके बाद 2 वर्ष का खाली गैप रहा था। तो देखिए आप क्या करना है, आप